Hello friends, I'm Narendra Verma once again before you, and you're watching my YouTube channel NV Edu Hub. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। तो हमारी बात लगातार चल रही है कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रिपरेशन की, और इस सीरीज़ में ये पार्ट 5 वीडियो है। पिछले वीडियोस आप ज़रूर वॉच करें ताकि आप रिलेट कर पाएंगे इस प्रेजेंट वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाए, एक्सप्लेन किया था तरीका, और उसमें कुछ एडजस्टमेंट हमने डिस्कस किए थे। आज भी हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसमें भी इस तरह के एडजस्टमेंट्स आएंगे, उनको कैसे टैकल करना है वो देखेंगे। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट। तो दिस इज अ क्वेश्चन बिफोर यू। कोई केतान लिमिटेड है, उसकी एक बैलेंस शीट दी गई है। दो पीरियड दिए हुए हैं, 31 मार्च 2020 एंड 31 मार्च 2019। मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता दूं कि सबसे पहले आप फोकस करेंगे डेट पे। 20 है और ये 19 है। पीस ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर और ये हो गया आपका करंट ईयर, ताकि मिस्टेक्स ना हो। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप पहले कुछ हिंट्स बना लें, कुछ मार्क कर दें कि कौन सा आइटम कहाँ जाएगा, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होती। ठीक, क्वेश्चन को इसी तरीके से पढ़ें और आगे बढ़ते जाएं। सबसे पहले बात करते हैं शेयर कैपिटल की। इससे रिलेटेड कोई नोट नहीं है, यानी कि हम यहीं से फिगर उठा सकते हैं। 16 लाख पिछले साल में था, 20 लाख इस साल में हो गया, यानी कि क्या हुआ, ये इंक्रीज हुआ। राइट, और ये आइटम हमारा कहाँ जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, हमने यहाँ पर एफ बना लिया। ओके, नेक्स्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसके लिए हमें नोट नंबर 1 देखना पड़ेगा। ठीक, देखते हैं ज़रा। ये नोट हमको दिया हुआ है। अच्छी बात ये है कि यहाँ केवल एक ही फिगर दी हुई है, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ, ये नेगेटिव फिगर है आपकी और ये पॉजिटिव फिगर है, इसका ध्यान देना होगा हमें। यानी कि लास्ट बैलेंस शीट में जो बैलेंस था वो 2 लाख नेगेटिव था, और अब जो बैलेंस है वो 8 लाख पॉजिटिव है। यानी यहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम 10 लाख रुपए कमाए होंगे, 2 लाख ये पूरे किए होंगे और बाकी के 8 लाख। राइट, तो ये हमारा जो आइटम है ये कहाँ जाने वाला है, हमारा ऑपरेटिंग में जाने वाला है। नेक्स्ट, नेक्स्ट दिया हुआ हमको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और इससे संबंधित भी हमें नोट दिया हुआ है, तो हम नोट को देखेंगे। आप चाहें तो यहाँ भी टिक मार्क कर सकते हैं डायरेक्टली, जो ऑपरेटिंग में जाने वाला है। अब नोट देखिए, नोट में केवल हमें डिवेंचर्स ही दिए हुए हैं, 12% डिवेंचर्स। तो जब डिवेंचर्स 12% होता है तो उसका इंटरेस्ट एक हिडन एडजस्टमेंट है, वो हमें देखना ही पड़ेगा। लास्ट ईयर हमारे जो डिवेंचर्स थे वो 20 लाख थे, इस साल 18 लाख हो गए, यानी कि डिक्रीज हो गया, रिडेम्पशन हुआ है। और ये हमारा फाइनेंसिंग का पार्ट है, यहाँ पे हम एफ लिख लेते हैं। अब इससे संबंधित एक एडजस्टमेंट भी हमको करना होगा, और यहाँ जानकारी भी दी गई है, देखिए 12% डिवेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2020। हमको इंटरेस्ट की एंट्री करनी होगी, तो यहाँ पे हम एक टिक मार्क कर लेते हैं, जो हमें रिमाइंड कराएगा कि एक एडजस्टमेंट इससे संबंधित है। तो यहाँ भी हम एफ लिख लेते हैं। नेक्स्ट, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हमको देखना पड़ेगा, डायरेक्टली हम कुछ भी नहीं यहाँ से कर सकते, गलती होने के चांसेस रहेंगे। नोट जरूर देखें आप। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में हमें दिया गया है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट जो आइटम है वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आइटम है। राइट, तो पिछले साल 2 लाख का था बैंक ओवरड्राफ्ट, अब कितना हो गया, 6 लाख का हो गया, यानी कि इंक्रीज हो गया। तो इसको हम उस तरीके से टैकल करेंगे। चलिए, तो यहाँ भी हम फाइनेंसिंग लिख सकते हैं। ये आ गया आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो यहाँ भी नोट दिया हुआ है, फटाफट से देख लेते हैं। केवल यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स है, और आपको पता है प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो ऑपरेटिंग का आइटम है। राइट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो पिछले साल 3,60,000 था, इस साल 2,80,000 हुआ, ये बैलेंस हुआ। अब टैक्स के संबंध में मैंने आपसे कहा है कि पहले देखें कि बैलेंस शीट में दिया है, नहीं दिया है, दिया है। फिर देखेंगे क्या एडजस्टमेंट में दिया है, यस दिया है एडजस्टमेंट में। और क्या दिया है, 2,80,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड की फिगर दी है। लास्ट टाइम जब हमने क्वेश्चन किया था उसमें मेड की फिगर दी थी, यहाँ पेड की फिगर दी है। हमें यहाँ पे इस एडजस्टमेंट के लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो यहाँ भी हम एक टिक मार्क कर लेते हैं, जिससे हमें याद रहेगा कि हमें इससे संबंधित एक एडजस्टमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं। तो प्रोविजन भी हो गया, ये ऑपरेटिंग का पार्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। नॉन करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स में क्या है, टेंजिबल भी देखना पड़ेगा, इंटेंजिबल भी देखना पड़ेगा, दोनों के नोट यहाँ पर दिए हुए हैं। तो टेंजिबल में हम देखेंगे मशीनरी,
लास्ट ईयर थी 32,84,000 और अब हो गई 48,12,000, इंक्रीज हुआ है। और ये आइटम हमारा किसका है? इन्वेस्टिंग का। हाँ, डेप्रिसिएशन संबंधित 3 केस हमने डिस्कस किए हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने एक केस डिस्कस किया था कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन केवल एडजस्टमेंट में हो। आज हम दूसरा केस देख रहे हैं, इसमें क्या है, केवल बैलेंस शीट में, इससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, आप देख पा रहे हो, राइट। तो सीधी सी बात है, यहाँ क्या ट्रीटमेंट होगा? डायरेक्टली ट्रीटमेंट होगा। मैंने आपको बताया था, जो हमने वीडियो बनाया था एडजस्टमेंट के ऊपर, अगर आप नहीं देख पाए हैं तो ऊपर लिंक है, आप देख सकते हैं। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन कायदे में हमारा ऑपरेटिंग का पार्ट है, ओके। और इससे संबंधित हमें और कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, कोई टिक मार्क नहीं लगाएंगे यहाँ हम। इंटेंजिबल एसेट्स की बात करें तो इंटेंजिबल एसेट्स जो है वो हमारा लास्ट ईयर 1,20,000 था, अब 80,000 हो गया, यानी कि अमर्टाइजेशन का इशू है, वैल्यू डाउन हुई है। ये हमारा कहाँ जाने वाला है? ऑपरेटिंग। अगर इंक्रीज होता तो कहाँ जाता? इन्वेस्टिंग, राइट, क्योंकि उसके लिए हमारे पास से कैश जाता, कैश का फ्लो होता, ओके। इन्वेंट्रीज की बात करें तो इन्वेंट्रीज हमारा, आप चाहे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी हम साथ साथ लिखते जाते हैं। ये हमारा इन्वेस्टिंग का हो गया, ये हमारा ऑपरेटिंग का हो गया। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और दिया हुआ है हमें। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लास्ट ईयर 3 लाख था, अब 4 लाख हो गया, यानी कि बढ़ गया, राइट। तो ये भी हमारा इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट करंट एसेट्स में क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट है, तो ये हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। इन्वेंट्रीज हमारा वर्किंग कैपिटल का पार्ट होता है, और ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ठीक। हमें करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेएबल या कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यानी वर्किंग कैपिटल का केवल एक आइटम है हमारे पास, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ रह गया? इन्वेंट्रीज में स्टॉक एंड ट्रेड है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता इस जानकारी से। बात वही है कि लास्ट ईयर कितना था? 1,80,000, अब 4,28,000 हो गया, यानी कि इंक्रीज हुआ है। यहाँ भी हम लिख देते हैं वर्किंग कैपिटल, राइट। एडजस्टमेंट भी हमने समझ लिए हैं। इस एडजस्टमेंट का इस्तेमाल हमें होगा जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ओके। इन्होंने बताया है कि जो रिडेम्पशन हुआ है डिबेंचर्स का, 20 लाख थे, यानी 2 लाख का जो रिडेम्पशन हुआ है, ये 2 लाख का रिडेम्पशन किस डेट पे हुआ है? 31 मार्च 2020, यानी कि हमें जो इंटरेस्ट अपना कैलकुलेट करना है वो पूरे 20 लाख पे करना है, क्योंकि 18 लाख तो अब इस साल पूरे साल रहेगा, ठीक। तो इसके लिए जानकारी हमको दी गई। चलिए, विदाउट वेस्टिंग मस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट हाउ टू प्रिपेयर द क्वेश्चन। तो दिस इज द फॉर्मेट। आप ऊपर हेडिंग डाल सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, और इसके ऊपर चाहें तो कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक। जैसा कि आपको पता ही है, सबसे पहले हम यहाँ पे रोमन नंबर 1 डाल लेते हैं और लिख देते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। सबसे पहले यहाँ क्या आने वाला है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, राइट। इसकी कैलकुलेशन के लिए हमें वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, राइट। सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे सरप्लस बैलेंस ऑफ करंट ईयर, और इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या? सरप्लस बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर। तो इसमें हमें जो प्राप्त होगा वो कहलाएगा सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर, राइट। तो देख लेते हैं, ये देखिए, सरप्लस प्रीवियस ईयर में कितना था? 2 लाख, और करंट ईयर में कितना है? 8 लाख। तो यहाँ लिख देते हैं हम 8 लाख रुपीज़ करंट ईयर बैलेंस, और प्रीवियस में 2 लाख था, यानी कि माइनस का 2 लाख, या ब्रैकेट लगा सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा? प्लस का 10 लाख हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये हमारा क्या हो गया? सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर, ओके। अब हमें कहाँ पे पहुँचना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहुँचना है। तो हमें देखना पड़ेगा कि नेट प्रॉफिट से सरप्लस तक के सफ़र में क्या कोई और आइटम इसमें से लेस हुआ है या ऐड हुआ है। तो उसकी जानकारी हमें यही मिल गई थी, ये जो यहीं पे हमें दे दिया जाता है रिजर्व सरप्लस में, अगर जनरल रिजर्व होता या हमें प्रपोज डिविडेंड के बारे में बताया जाता तो हम आगे की कार्रवाई करते। अब जब ये सब नहीं है तो केवल हमको एक आइटम देखना है, वो क्या देखना है? टैक्स, और वो भी कौन सा टैक्स? टैक्स मेड। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पे टैक्स मेड की फिगर दी ही नहीं, हमें टैक्स पेड की फिगर दी है और ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिए हैं। मैं आपको बता चुका हूँ जब एडजस्टमेंट का वीडियो हमने डिस्कस किया था कि दिस इज़ द थर्ड केस। थर्ड केस रिलेटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्स, और इस केस में क्या होता है? आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। हम अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे, प्रोविजन फॉर
टैक्सेशन अकाउंट, राइट। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एक लाइबिलिटी है, ठीक, क्योंकि लाइबिलिटी साइड में मेंशन होता है। ओके, तो लाइबिलिटी के जो बैलेंसेस होते हैं वो आपके बाई साइड में ओपनिंग वाले आते हैं। गलती मत कीजिए, क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, ये हमारी क्रेडिट साइड है और ये हमारी डेबिट साइड है, गलती नहीं करेंगे। यहाँ कौन सा आने वाला है, प्रीवियस ईयर बैलेंस, ठीक। और यहाँ टू साइड में हम लिख देंगे करंट ईयर बैलेंस। ओके, देखते हैं फटाफट से। तो हम देखेंगे कि प्रोविजन फॉर टैक्सेस में प्रीवियस ईयर का बैलेंस कितना है, 3,60,000 और करंट ईयर कितना है, 2,80,000। तो प्रीवियस ईयर 3,60,000 एंड करंट ईयर 2,80,000। देखिए प्रीवियस और करंट ईयर अगर आप इधर का इधर लिख देंगे तो फिर सब उलट पुलट हो जाएगा, तो ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, क्या दिया है, पेड। पेड का मतलब क्या है कि हम नॉर्मली एंट्री करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेड वाली फिगर आपकी यहाँ टू बैंक और ब्रैकेट में लिख देंगे हम पेड। ओके, देख लेते हैं कितनी फिगर दी हुई है। पेड वाली फिगर दी हुई है 2,80,000, फटाफट से यहाँ पे हम लिख देंगे 2,80,000, राइट। अब इस साइड का टोटल करेंगे और इस साइड को माइनस करेंगे, जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका मेड वाला फिगर जो हमें चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से हम मेंशन करेंगे दैट इज द प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द ईयर, राइट। तो फटाफट से इसको कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा यहाँ हो जाता है 5,60,000 और इस 5,60,000 में से हम 3,60,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचता है 2 लाख रुपीज, राइट। so this 2 lakh is what that we need। ओके, इस 2 लाख को हमने नेट प्रॉफिट में से माइनस किया तब जाके हम सरप्लस तक पहुंचे हैं। अब हमें दोबारा, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, तो जो हमने टैक्सेस में से रिड्यूस किया है वो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब चाहें तो यहाँ वर्किंग नोट 2 मेंशन कर सकते हैं, ना हुआ 2, तो टोटल करेंगे तो 12 लाख हमारा आ गया। ये क्या हुआ हमारा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, क्योंकि कोई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दिया ही नहीं, ठीक है। अब इस 12 लाख को हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ भी हम लिख सकते हैं वर्किंग नोट 1, ये हमारा कितना हो गया 12 लाख, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें ऐड करने होते हैं क्या, हमें यहाँ ऐड करने होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस, जो कि हमने में से माइनस किए होंगे, क्योंकि हमें अब ऑपरेटिंग निकालना है, राइट। तो यहाँ जनरली क्या क्या आता है, एक आता है आपका डेप्रिसिएशन, ठीक है। चलिए देखें ज़रा डेप्रिसिएशन की जानकारी। तो देखिए ये वाला जो केस है, इस केस में हम क्या करते हैं, जब बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया हो तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें प्रीवियस और करंट ईयर का बैलेंस निकाल देना है। ओके, तो 8 लाख रुपीज़, आप चाहो तो इसको नोट में भी डाल सकते हो। तो ये सेकंड केस एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन का। इस केस में क्या होता है, केवल प्रीवियस और करंट ईयर के बैलेंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो प्रीवियस ईयर में कितना था, 4,04,000 और करंट ईयर में कितना है, 8 लाख। करना क्या पड़ेगा, करंट ईयर का डेप निकालना है। आप यहाँ पे एक वर्किंग नोट बना सकते हैं, तो हम नाम दे देंगे वर्किंग नोट 3। वर्किंग नोट 3 में हमें डैप की कैलकुलेशन हो जाएगी ऑफ करंट ईयर। तो करंट ईयर में कितना डैप हुआ, ओके। तो जो एक्यूमुलेटेड डैप का आपका करंट ईयर बैलेंस है वो कितना है, 8 लाख रुपीज़, और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का प्रीवियस ईयर बैलेंस है वो कितना है, 4,04,000। इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, आपका करंट ईयर का डैप आ जाएगा, तो इट कम्स आउट 3,96,000, ठीक। अभी वर्किंग नोट 3 का बैलेंस है, इसको हम यहाँ ले जाएंगे 3,96,000, ओके। चलिए और यहाँ के आइटम जाने वाले हैं, यस, अमर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। देखते हैं कितना बैलेंस था। तो देखिए गुडविल दिया हुआ आपको 1,20,000 और यहाँ अब कितना हो गया 80,000, 40,000 साफ दिख रहा है। आप चाहें तो यहाँ इसको नोट मेकिंग में दिखा सकते हैं इसी तरीके से, वर्किंग नोट 4 अमर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। तो प्रीवियस ईयर बैलेंस कितना दिया हुआ है, 1,20,000 और करंट ईयर बैलेंस अगर इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना अमर्टाइज हुआ इस साल, राइट, दैट इज 40,000 हमारा अमर्टाइज हो गया। वर्किंग नोट 4 का रेफरेंस देते हुए इसे हम यहाँ मेंशन कर देंगे, लिख सकते हैं वर्किंग नोट 3 डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में। बाकी रेफरेंस देने वाली बात है,
कितना हुआ ये 40,000। ठीक, इसके अलावा यहाँ क्या आने वाला है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। राइट, अब देखते हैं ज़रा डिवेंचर्स, ये तो हम डिसाइड कर चुके हैं कि 20 लाख पे ही होगा। 12% से कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्किंग नोट बना दीजिए आप, ये हमारा यहाँ पे वर्किंग नोट 4 हो जाए। कुछ नहीं करना है हमको, 20 लाख है, इस पर 12% की रेट से केवल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देना है 1 ईयर के लिए, पूरे साल रहा है, कम्स आउट 2,40,000। राइट, यहाँ भी आप लिख सकते हैं वर्किंग नोट 5 का रेफरेंस देके, और कितना हुआ ये 2,40,000। के अलावा और कोई नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश आइटम है आप देख सकते हैं, मेरे हिसाब से नहीं है, तो आगे हमें क्या करना है, इसका टोटल कर लेंगे। दैट कम्स आउट 18,76,000। अब इसमें से हमको माइनस करना होगा क्या, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश इनकम्स इफ एनी, लेकिन यहाँ है नहीं इसलिए हमने डैश मार दिया, और ये अब हमारा निकल के आ गया 18,76,000। क्या नाम दे देंगे इसको हम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेस होने वाले हैं, हम यहाँ ऐड कर देते हैं क्या, डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि करंट एसेट में क्या डिक्रीज हुआ है और करंट लायबिलिटी में क्या इंक्रीज हुआ। करंट लायबिलिटी तो हमारे पास यहाँ है ही नहीं, हमने पहले भी देख लिया था। करंट एसेट्स में देख लेते हैं क्या डिक्रीज हुआ है, नहीं, यहाँ इंक्रीज हुआ है, पहले 180 था, तो यहाँ पे हमारा नील रहेगा, कुछ भी आइटम हमारे पास है ही नहीं। माइनस में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ओके, तो केवल हमारे पास करंट एसेट्स है और उसमें भी क्या दिया हुआ है, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ है, हम डायरेक्टली यहाँ मेंशन कर सकते हैं, कितना है, 4,28,000 हो गया है और पहले 1,80,000 था, तो 4,28,000 में से हम 1,80,000 माइनस कर देंगे, जो फिगर आएगी हमारी वो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। राइट, देख लेते हैं कितनी फिगर आई, 2,48,000। याद रखिएगा, गलती नहीं कीजिएगा, यहाँ माइनस का साइन लगा है, हम ब्रैकेट लिखते हैं और उसको यहाँ पे माइनस कर देंगे 2,48,000 को। ओके, और ये करने के बाद जो फिगर हमारा आएगा उसको हम क्या नाम देंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। देख लेते हैं फटाफट कितना है, 16,28,000। राइट, दैट इज नोन एज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसमें से हमें माइनस करना होता है क्या, इनकम टैक्स पेड वाला। ओके, वो ऑलरेडी हमको दिया हुआ है 2,80,000, यहाँ भी लिख सकते हैं वर्किंग नोट, वहाँ से हमने फिगर ले ली। तो आप सोच रहे हो ये फिगर हमने कहाँ से ली, ये फिगर हमने एडजस्टमेंट में से ली है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, टैक्स रुपीज़ 2,80,000 पेड। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सब कुछ हो गया, अब हमको यहाँ क्या निकालना है, जो भी बैलेंस आएगा वो क्या कहलाएगा हमारा, जो हमें निकालना था, कैश फ्लो, क्योंकि पॉजिटिव ही फिगर आ रही है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। देखिए ज़रा कितना आया, माइनस होगा इसलिए ऐसे हम देते हैं यहाँ पर 13,48,000, दैट इज़ व्हाट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे सेकंड रो में नंबर डाल देते हैं, दैट इज़ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। राइट, अब हम देख लेते हैं इन्वेस्टिंग का आइटम। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इन्वेस्टिंग का मशीनरी दिख रहा है। ओके, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अब हम यहाँ डेप्रिसिएशन को बिल्कुल एक्सक्लूड कर देंगे, क्यों, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस जो है सेपरेटली कैलकुलेट किया जाता है, इसे एसेट की वैल्यू में से रिड्यूस नहीं किया जाता। रिमेंबर ऑलवेज कि हमें यहाँ डायरेक्टली इस फिगर से मतलब है, इस वाली से मतलब नहीं है। ठीक है, हमें ये वाली फिगर लेगी, तो गलती नहीं कीजिए। ओके, लास्ट ईयर बैलेंस कितना था, 32,84, अब बैलेंस कितना हो गया, 48,12,000। ओके, तो क्या हुआ है यहाँ पे, एसेट्स हमारी मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई है, इसका मतलब हमने और मशीनरी परचेज की। ठीक है, कितनी की है, यहीं पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 48,12,000 माइनस 32,84,000, कितना आया देख लीजिए, इस 15,28,000। राइट, 15,28,000 को आप यहाँ या तो डायरेक्टली लिख दीजिए, या फिर आप यहाँ पे इसी तरीके से मेंशन कर सकते हैं, लाइक दिस, परचेज ऑफ मशीनरी।
क्या अमाउंट था हमारे पास। अब इसे ऐसे भी कर सकते हैं, सेपरेटली वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एक बात याद रखिएगा, परचेज कर रहे हैं यानी कि कैश जाएगा, आउटफ्लो हो गया इसलिए हमने माइनस का साइन लगाया यहाँ पे, ये ध्यान देने वाली बात। राइट, आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या आइटम दिया हुआ है इन्वेस्टिंग का, तो यहाँ तो हमें कुछ और नज़र नहीं आ रहा, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ टेंजिबल देखिए हमने टैकल कर लिया, सो इट्स ओवर नाउ। यस, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ज़रूर है, देखिए दोनों जगह देखें, गलती हो सकती है, कोई भी आइटम छूट सकता है। ओके, तो लेट्स सी, 3 लाख पहले था, अब 4 लाख हो गया, यानी कि सीधा सीधा दिख रहा है कि 1 लाख का हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज किया है। ओके, तो यहाँ साफ साफ लिख देते हैं हम, परचेजेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ओके, 4 लाख अब है और पहले 3 लाख था, यानी कि 1 लाख का हमने परचेज किया, ये भी आउटफ्लो हो गया। देखें इसके अलावा कुछ और दिया है क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं दिया। यस, देर इज़ नो अदर फिगर फॉर इन्वेस्टमेंट, तो दोनों ही फिगर हमारे यहाँ माइनस के हैं। तो आपको पता है कि ये कैश फ्लो तो नहीं निकलने वाला है, इसमें जो भी हमारा बैलेंस आएगा वो कैश फ्लो नहीं होगा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब देखिए यहाँ तो हम फ्लो ही लिखा रहने देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ तो हमें जानकारी नहीं है, वी हैव रिटन दिस टू कैलकुलेट, लेकिन यहाँ यूज लिख देंगे, यहाँ गलती मत कीजिए। ओके, तो कितना आता है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, दैट इज़ 16,28,000, लेकिन ब्रैकेट बरकरार रहे, ठीक है। चलिए अब रोमन नंबर 3 डाल लेते हैं हम, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। राइट, चलिए अब हम देख लेते हैं फाइनेंसिंग में हमारे पास क्या क्या आइटम है। बिल्कुल शुरुआत से भी शुरुआत कर सकते हैं। शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल देखिए 16 लाख का पहले था, अब 20 लाख हो गया, सीधा सीधा दिख रहा है हमें कितना, 4 लाख जो है क्या हुआ है और इशू हुआ है, और इशू है इसका मतलब पैसा आया है हमारे पास, लिख देते हैं हम, ये तो हमारे लिए इनफ्लो हो गया, यहाँ लिख दिया जाएगा प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। राइट, 20 लाख माइनस 16 लाख मीन्स 4 लाख, ये 4 लाख पॉजिटिव हो। ओके, चलिए और क्या हुआ, ठीक, ये हमारा टैकल हो गया। नेक्स्ट, रिजर्व सरप्लस तो है नहीं फाइनेंसिंग में, और क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, यानी कि डिबेंचर्स है, तो डिबेंचर्स का रिडेम्पशन हुआ है, इससे रिलेटेड इंटरेस्ट भी उसका भी हम ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, इसका रिडेम्पशन हुआ है, पहले 20 लाख था, अब 18 लाख हो गया, यानी 2 लाख का रिडेम्पशन हुआ। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है कि पैसा हमारी पॉकेट से गया, यहाँ पे यही ध्यान देने वाली बात है कि क्या इनफ्लो हुआ और क्या, यहाँ भी हम लिख सकते हैं इसी तरीके से, सेपरेटली हमको इनके लिए वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि छोटे फिगर है, लेकिन प्लस माइनस का ध्यान रखें। और डिबेंचर से रिलेटेड हमने इंटरेस्ट पे किया है, तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर में हमने वर्किंग नोट बनाया है, वहाँ से हम फिगर उठा लेंगे। नोट नंबर 5 हमको जानकारी दे रहा है, कितना है, 2,40,000, 2,40,000, ये भी क्या है, माइनस का फिगर। ओके, और देखेंगे इसके अलावा कुछ और हुआ है, देखिए फाइनेंसिंग का ये हो गया, ये हो गया, यस, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, यानी कि हमने देखा था बैंक ओवरड्राफ्ट हमको दिया हुआ था, यहाँ भी देख सकते हैं आप नोट मेकिंग में, अब हमको बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, 2 लाख था, 6 लाख हो गया, यानी कि 4 लाख का हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, यानी हमारे पास पैसा आया, ठीक है, हमारी उधारी जरूर बढ़ी, लेकिन वो पैसा हमारे पास आया ना यूज़ के लिए, कैश तो आया हमारे पास। हम यहाँ क्या कहेंगे, रेज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 6 लाख माइनस 2 लाख, यहाँ आ जाता है हमारा 4 लाख, ये प्लस की फिगर क्योंकि पैसा हमारे पास आया। ये ध्यान रखने वाली बात यही है यहाँ पे सबसे, क्या इनफ्लो हुआ और क्या आउटफ्लो हुआ, उसका सिंपल सा लॉजिक है, जो आपके पास पैसा आया वो इनफ्लो हो गया, जो गया वो आउटफ्लो हो गया। राइट, चलिए इसके अलावा और कोई आइटम आपको फाइनेंसिंग का दिख रहा है तो आप देख लीजिए, मुझे नहीं दिख रहा, तो अब इसका हम टोटल कर लेंगे, टोटल करेंगे तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि 3,60,000 प्लस का है, तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। राइट, अब हमारे पास तीनों एक्टिविटीज़ के रिजल्ट हैं, तो हमको क्या करना है, इन तीनों को जोड़ देना है, तो हमारे पास ऑपरेटिंग से कितना आया था, 13,48,000, 13,48,000, और हमारे पास फाइनेंसिंग से कितना आया, 3,60,000, ये दोनों प्लस के हैं, दोनों को जोड़ देंगे, 17,08,000, और ये माइनस का है आपका 16,28,000, माइनस कर देते हैं इसको, सो दैट कम्स आउट 80,000। अब ये 80,000 क्या है, प्लस का है, तो इसको हम नाम यहाँ दे देंगे नेट इंक्रीज in cash and cash equivalents in all these 3 activities, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों को हमने जोड़ दिया, जो माइनस होना था वो माइनस हो गया, तो दैट इज 80,000। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लिख देते हैं यहाँ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। राइट,
और यहाँ हमारे पास दो आइटम है, हमने ऑलरेडी देख लिए थे, करंट इन्वेस्टमेंट एंड कैश इक्विवेलेंट, राइट। तो इनके हम बैलेंसेस देखेंगे। कौन से बैलेंस देखने हैं हमको? प्रीवियस ईयर वाले, गलती मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस ये वाले 2,40,000 एंड 2,40,000, तो 2,40,000 एंड 2,40,000 दोनों ही प्लस के रहेंगे। इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देंगे 4,80,000, और ये दोनों जैसा कि आपका ऐड हो रहे हैं कहाँ, इस 80,000 में, ठीक है। तो 80,000 प्लस 4,80,000, how much it comes out, 5,60,000। तो ये जो 5,60,000 यही हमारा आंसर है, लेकिन ये किस नाम से लिखा जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और ये भी डिवाइड होगा यहाँ पर दो हिस्सों में, करंट इन्वेस्टमेंट एंड कैश इक्विवेलेंट, राइट। यहाँ लिख देंगे हम 5,60,000, हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, ओके। इसको सेपरेट करके लिख देंगे, कैसे, इसकी जानकारी आप यहाँ से फिर से ले सकते हैं। अब हमें क्या देखना है? करंट ईयर के बैलेंस में देखना है करंट इन्वेस्टमेंट कितना है, 2 लाख, और ये 3,60,000, दोनों को ऐड करेंगे 560 आ रहा है, हमारा आंसर हमारे सामने। लेकिन लिखना ज़रूरी है वरना मार्क्स रख हो जाएंगे। 2 लाख एंड 3,60,000, राइट। इस तरीके से आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार होगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ और एडजस्टमेंट्स हमने सीखे, किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चला हूँ, इसलिए टाइम ज़्यादा लगा है। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको किसी और को एक्सप्लेनेशन देनी नहीं है, तो ये क्वेश्चन आराम से आपका 10 से 12 मिनट के अंदर हो जाएगा। और अगर नहीं हो रहा है तो प्रैक्टिस आपको और करनी पड़ेगी। 12 मिनट में नहीं हो रहा, 15 मिनट में हो रहा है, दैट इज़ ओके, बट कोशिश करें कि 10 से 12 मिनट में। कई बार हो सकता है एडजस्टमेंट या कैलकुलेशन ज़्यादा है तो 15 मिनट लग रहे हैं, अदरवाइज 10 से 12 मिनट में हो जाता है। तो प्रैक्टिस कीजिए। फिर से मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्द, टेकिंग दिस सीरीज फर्दर। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।